दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के बारे में। पहले भी हमने उसके सेक्शन 1-2 को देखा। आज चैप्टर 2 और 3 की बात करते हैं। तो 2 और 3 चैप्टर में क्या चीज़ें आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चैप्टर 2 और 3 है वो विधि विरुद्ध संगम और अपराध शास्त्रियों के बारे में बात करता है। देखिए बहुत ब्रीफ में देखते हैं ताकि आपको याद हो सके, परंतु मैं बार बार आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप डायरेक्ट के साथ इसको कंसिडर करिए ताकि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद हो सके। हम केवल आपकी याद करने में सहायता भर कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। विधि विरुद्ध संगम क्या है, कैसे डिफाइन किया गया। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 3 में है कि एक राजपत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इस चीज़ को करती है। वो एक राजपत्र में विधि विरुद्ध की घोषणा करती है। तो इसमें घोषणा के बारे में कहा गया है और इसके साथ साथ इसमें डायरेक्ट में ये भी कहा गया है कि इस राजपत्र के अतिरिक्त एक जो न्यूज़पेपर होता है, जो स्थानीय जहाँ पर इस विधि विरुद्ध का संगम हो, तो वो वहाँ के एक न्यूज़पेपर में भी इसका पब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से घोषणा होती है। इसके बाद सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन 4 में कहा गया है कि इसके अधिकरण को निर्देश, तो इस के तहत जो घोषणा हुई है उसको पुष्ट करना हो, अफर्म करना होता है। तो वो कौन करता है? एक अधिकरण करता है। जिस अधिकरण को इस एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया और उसमें ब्रीफली हम आपको बता रहे हैं, आप बेयर एक्ट से कंसिडर करिए। जो सेक्शन 5 है उसमें कहा गया अधिकरण के बारे में कि अधिकरण का जो गठन है वो राजपत्र में किया जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। और इसमें एक हाई कोर्ट के जज होंगे। तो हाई कोर्ट के जज साहब ही जो होते हैं वो इस विधि विरुद्ध संगम की घोषणा के बारे में अफर्म करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं? देखिए, वो नोटिस देंगे उस संगम को कि आप अपना रीजन प्रस्तुत करें कि आप विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं कि नहीं। यदि वो नोटिस की तामीली होती है, उस नोटिस की तामीली के बाद क्या होता है कि वो अपना जवाब देगा। यदि उसको लगता है अधिकरण को कि ये सैटिस्फैक्टरी है या नहीं है, तो उस पर जांच की जा सकती है। वो जांच दी गई है सेक्शन 9 में। तो इसमें जांच के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इस जांच को करके एक रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट के आधार पर फिर अधिकरण जो है वो डिसाइड करेगा कि ये विधि विरुद्ध है या नहीं। यदि है फिर उसको वो ऑर्डर करेगा कि ये संगम जो है विधि विरुद्ध है और उसको फिर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा को अफर्म करता है। उसमें सेक्शन 5 भी शामिल है, सेक्शन 9 भी शामिल है। अब देखिए, ये सेक्शन 4 के बाद हम चलते हैं सेक्शन 5 का अधिकरण हम इसी में इंक्लूड कर चुके हैं। सेक्शन 6 की तरफ ये बात करता है कि ये विधि विरुद्ध जो संगम ये डिफाइन तो हो गया, ये पता चल गया कि ये बन गया, परंतु कब तक के ऐसा इन्फोर्स रहेगा। तो ये देखिए, अधिसूचना से 5 वर्ष तक इसका टाइम लिमिट है कि ऐसे के बना रहेगा। और यदि इस बीच में यदि स्वे प्रेरणा हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया गया है उस पर यथोचित चीज़ें समझ आए तो फिर उसके पहले भी इसको निरस्त किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 हो गया। 7 में बात करते हैं कि विधि विरुद्ध यदि इस संबंध में कोई निधियों का यूज़ किया जा रहा है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबंध कर सकती है एक रिटर्न ऑर्डर के द्वारा, और इसकी तामीली करा जाएगी उस व्यक्ति को वो। और उस तामीली के बाद यदि इस पे अपील का भी प्रावधान है कि वो व्यक्ति जो है वो 15 दिवस में जिला मजिस्ट्रेट साहब को ही अपील कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 8 पे चलते हैं। सेक्शन 8 में स्थान के बारे में बात की कि जहां इस तरीके की विधि विरुद्ध स्थान किसी चीज़ को नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राजपत्र में, तो यदि उस स्थान पर जो जिला मजिस्ट्रेट साहब है जिसके स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में ये स्थान आता है वो कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश निषेध हो, उसको प्रवेश न करने दिया जाए, या प्रवेश करने की अनुमति के बारे में भी कुछ प्रावधान दिए गए जो आप बेयर एक्ट से कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें तलाशी वगैरह के भी प्रावधान है। जो मिनिमम जो एसआई साहब होते हैं उनके लिए तलाशी का प्रोविज़न है कि मिनिमम एसआई इस क्षेत्र में तलाशी ली जा सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला की तलाशी जो है वो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी। तो ये सेक्शन 8 हो गया। अब सेक्शन 9 हमने देख चुके हैं। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है कि इसमें जांच के बारे में कहा गया जो जिला मजिस्ट्रेट साहब द्वारा की जाती है। और ख़ास चीज़ है कि सीपीसी के जो पावर्स दिए गए हैं उसके अंतर्गत ये किया जा सकता है। अब सेक्शन यहाँ तक हुआ हमारा चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, उसको भी इसमें कंसिडर करते हैं। तो सेक्शन 10 से शुरू करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, विधि विरुद्ध संगम डिफाइन हो गया, उसको अधिसूचित कर दिया गया। अब इसमें यदि अपराध करता है, यदि कोई उस संगम का सदस्य है तो उसके लिए शास्ति कितनी होगी देखते हैं। तो 2 साल तक का कारावास हो सकता है और फाइन का भी इसमें
प्रोविजन है, तो सेक्शन 10 में ये चीज कही गई है। अब यदि ऐसा सदस्य यदि मानवीय जीवन को हानि पहुंचाए, इस तरीके का यदि कोई कृत्य करे, क्रियाकलाप करे, तो उस संबंध में जो है ये पनिशमेंट बढ़ जाता है और ये चले जाता है कैपिटल पनिशमेंट तक या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक भी ये बढ़ा जा सकता है। या संपत्ति को हानि पहुंचाए या किसी को घोर उपति पहुंचाए ऐसा संगम का सदस्य, तो उस स्थिति में 5 साल तक का हो सकता है और जो बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास तक के, और फाइन भी दिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 10 हुआ। सेक्शन 11 के बारे में बात करते हैं कि निधियों के बारे में जो प्रतिषिद्ध किया गया था, यदि उस पर किसी तरीके का वायलेशन होता है तो इसमें 3 साल तक का कारावास और फाइन वगैरह हो सकता है। सेक्शन 12 की तरफ चलते हैं, जहाँ स्थानों पर प्रतिबंध की बात है, तो उसमें भी 1 साल तक का कारावास हो सकता है, फाइन हो सकता है। ये प्रोविजन आप बेरख से कंसिडर कर लीजिए। और 13 में कहा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड, यदि अबेटमेंट होता है इस तरीके से किसी तरीके का, या किसी तरीके का सपोर्ट कोई करता है या एडवाइस करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 7 साल तक की सजा है, फाइन है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और यदि इस तरीके विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए कोई सहायता कर रहा है, तो सहायता की स्थिति में 5 साल तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 14 की बात करते हैं और यहाँ अपराधों को संज्ञेय माना गया। इस तरीके के जो भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप होंगे वो संज्ञेय श्रेणी में माने गए। तो दोस्तों यहीं तक, आगे चैप्टर और इस अधिनियम को आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।